ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। प्यारे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बेटा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आप कुछ देख ही रहे हैं पीछे, यह है 12th फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम भी बना हुआ है। अब पड़ोस में इसी के प्रिंसिपल पर काम करने वाले मीटर ब्रिज का डायग्राम बना हुआ है, जो आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में है, जो आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में है। ठीक है, क्या व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर क्या काम करता है? मीटर ब्रिज, जो आप लैब में मिलेंगे। ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या भैया? व्हीट स्टोन ब्रिज, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ईच आर्म में 1 रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ईच आर्म में 1 रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटर के दो डायगोनल होंगे, उनके दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल के एंड्स के बीच में गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल के एंड्स के बीच में सेल या बैटरी कनेक्ट होती है। इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान दें, लिखा भी है ये, इफ इन ईच आर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 1 resistance is connected and between ends of one diagonal galvanometer, whereas between ends of other diagonal a cell or battery is connected, such arrangement known as Wheatstone bridge। ठीक है, तो Wheatstone bridge तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे, Wheatstone bridge जो है वो बैलेंस कंडीशन में कब बोला जाता है? क्या बैलेंस कंडीशन में कब बोला जाता है? और बैलेंस कंडीशन में जब व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तब इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। ये आपकी परेशानियों को कम करता है, और जो आपकी परेशानियों को कम करे वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों प्यारे? ठीक है, अरे जगे रहो यार। तुम लोग तो ऐसे बैठते हो जैसे लगता है कि बिलो 18 नहीं एबव 80 हो चुके हो। वाह, 18-80 का अंतर नहीं पता है, मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, बड़ी समस्या है, आप किसी का मजाक उड़ाएं और वो लैंग्वेज उसको ना आती हो, अब आप मुस्कुरा के उसका मजाक उड़ाएं तो हंसता रहता है, सोचता है मेरी बड़ाई है। हाँ बेटा, ध्यान दें। तो व्हीट स्टोन ब्रिज विल बी इन बैलेंस कंडीशन इफ गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट्स नो डिफ्लेक्शन, दैट इज Ig इज इक्वल टू 0। बैलेंस कंडीशन क्या होगी? P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। अब ये P अपान Q और R अपान S क्या है? तो भैया नॉर्मल पेन ले लें। हाँ, अब जो है ये एक आर्म हो गई क्वाड्रिलेटरल की, ये दूसरी आर्म हो गई, ये तीसरी आर्म हो गई, और ये चौथी आर्म हो गई। इसे लिखेंगे आप P, इसे Q, और इसे R, और इसे S। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब डायगोनल के, एक डायगोनल के एंड्स के बीच में क्या रहेगा? गैल्वेनोमीटर, और दूसरे डायगोनल के एंड्स के बीच में रहेगा सेल या बैटरी। अब ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो हमारे ख्याल से ऐसा तो नहीं लगता कि व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, देखें, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्रम से नहीं मानेंगे, पी क्यू आर एस, ये ध्यान देंगे। ए बी सी डी, ए बी सी डी जैसे मानते हैं वैसे मानेंगे, लेकिन पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ऐसे नहीं मानेंगे, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर में करंट ना जाए तो करंट तो यहां से चलेगी,
और यहां से करंट चली मान लो I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 क्यों ले चल रहे हैं, आगे 2 आर्म है, 2 आर्म में बंटना है उसको, तो इसमें चली गई क्या I1, इसमें क्या चली गई I2। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में करंट जाना नहीं है, बैलेंस कंडीशन है, गैल्वेनोमीटर में करंट जाना नहीं क्योंकि बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। नो डिफ्लेक्शन मतलब करंट उस आर्म से नहीं गई, करंट इस आर्म में नहीं जाएगी बेचारी, इस करंट I1 को एक ही रास्ता है, उसे वाया क्यू जाना पड़ेगा। और ये जो I2 आ रही है ये भी यदि गैल्वेनोमीटर में नहीं जाएगी, इस बेचारी के लिए भी एक ही रास्ता है, वाया एस जाना पड़ेगा। और ये दोनों एक दूसरे लड़ेंगे नहीं। एक दूसरे से क्यों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन इनको मिल रहा है बगैर लड़ाई के, भैया युद्ध अंतिम चारा है, युद्ध तभी कर किया जाए जब और कोई रास्ता न बचे, जब कूटनीति से काम न हो तब युद्ध किया जाए। ठीक प्यारे, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ सर्किट। और प्यारे थोड़ा यहाँ पे आए, यदि आपका IG 0 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि दैट इज पॉइंट बी और डी सेम पोटेंशियल पे होंगे। पॉइंट बी और डी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि तभी तो करंट नहीं गई है इसमें। ये लेवल सेम होगा तभी तो फ्लो नहीं होगा, लेवल डिफरेंस होगा तो फ्लो हो जाएगा। क्यों भाई, दिख रहा है, लेवल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लो नहीं होगा। अरे पनिया बहता है किधर से किधर, ऊपरा से नीचे, तो करंटवा किधर से किधर चलेगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलेगी, तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है ना, जैसे वहां लेवल डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि बैलेंस कंडीशन में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं, हमको अभी केवल डायग्राम से मतलब है, कौन फिर से बनाया इसलिए अगले पेज में नहीं जा रहे हैं। सेट हो गया। हाँ, अब जो है हम करने जा रहे हैं प्रूफ। क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, इफ IG बराबर 0 दैट इज VB बराबर VC देन P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। ये ऊपर लिखा था, फिर से लिख दिए क्या जा रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखिए हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग KVL। KVL ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, बात कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है, और सेकंड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे न्यूटन को, चाहे किरचॉफ को, चाहे थर्मोडायनेमिक्स का हो, सब। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहते हैं। गजब, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से करते हैं, जीरो से, तो जीरो फर्स्ट हो गया, अब जो फर्स्ट है वो क्या हो गया, सेकंड हो गया, तो वहां फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सेकंड लॉ, सेकंड नंबर पे है तो सेकंड लॉ बोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए हम यहाँ पर एक लूप ले रहे हैं जिसका नाम 1 लिख रहे हैं, और लूप की डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी एक लूप ले रहे हैं, लूप 2, और यहाँ भी डायरेक्शन शो कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अरे नालायकों, किसके यहाँ घड़ी ऐसे चलती है, ये तो क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट, तो घड़ी के अपोजिट ऐसे होता है कि ऐसे होता है, नालायकों क्लॉकवाइज है। हमारे बैठने का मतलब क्या है, ठीक है, 100 बार कह रखे हैं, अच्छा स्टूडेंट वो है जो टीचर पर बिलीव ना करे, जो टीचर पर बिलीव ना करे तब तक, जब तक उसे लगे नहीं कि बिलीव करना चाहिए। मेरे प्यारों, बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है तो कोई किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है, क्लॉकवाइज है, लेकिन ये क्लॉक एंटी क्लॉक कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अभी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लूप फर्स्ट। अब जरा देखें,
आपको बताया गया है लूप की डायरेक्शन का करंट साथ दे तो माइनस, अपोज करे तो प्लस और ईएमएफ साथ दे तो प्लस और अपोज करे तो माइनस। कुल मिला के ईएमएफ साथ दे तो प्लस, करंट साथ दे तो माइनस, ईएमएफ अपोज करे तो माइनस, करंट अपोज करे तो प्लस। अपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों होता है किरचॉफ लॉ में हम लोग डिस्कस किए हैं। अब जरा देखें, यहाँ जो I1 करंट है ये लूप की डायरेक्शन का साथ दे रही है। क्या कर रही है? साथ दे रही है। दिख तो रहा ही होगा ना। तो साथ दे रही तो माइनस लिखा जाएगा। अब माइनस लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस I1, और करंट किस में जा रही है? P में। ठीक है, और इसमें करंट गई ही नहीं है, करंट इस वाले आर में गई नहीं है, तो करंट की जगह पे 0 लिख सकते हैं। चूंकि गैल्वेनोमीटर से जा रही है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम लिख दे रहे हैं आर जी, आर सफिक्स जी। यहाँ प्लस लिखो या माइनस, क्योंकि 0 ही आने जा रहा है। ठीक है अच्छा, I2 करंट जो है वो लूप को अपोज कर रही है। अब अपोज करती है करंट तो लिखा जाता है प्लस, करंट है I2 और पास हो रही है आर से, ये बराबर हो जाएगा किसके? 0। इसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहां से आप देखेंगे I2R is equal to I1P. यह implies that I2 upon I1 is equal to P upon R. I1 इधर चला जाएगा अपान में, R उधर चला जाएगा अपान में। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करने चल रहे हैं थोड़ा ध्यान देंगे, स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर जा रहे हैं और उतने जाना है जिससे आपका काम हो। हाँ भाई, अब हम बात कर रहे हैं लूप सेकंड की। इसकी बात कर रहे हैं लूप सेकंड की। तो सेकंड लूप में जरा देखो, I1 साथ दे रहा है, साथ दे रहा है तो माइनस, माइनस, और I1 जा किससे रहा है? Q से, I1 Q हो जाएगा। और I2 यहां अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है तो प्लस, करंट अपोज करे तो प्लस होता है। और I2 पास किससे हो रही है? यस से पास हो रही है। और फिर गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर में तो करंट 0 होगी, और उसका रेजिस्टेंस सपोज कर रहे हैं Rg है, और प्लस लिखो या माइनस, क्योंकि ये 0 ही हो गया है। तो यहां से जब देखेंगे आप, तो यहां से आपका I2 यस इज इक्वल टू हो जाएगा I1 Q। इंप्लाइज दैट I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन यस। I2 इधर रहा, I1 इधर आया तो अपान में चला गया, और यस उधर गया तो अपान में चला गया। ये इक्वेशन हो गया प्यारे सेकंड। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखें दोनों इक्वेशन जो हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों का LHS साइड आप क्या देख रहे हैं? सेम है, तो RHS भी सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का अपोज फिजिक्स वाले कर नहीं सकते हैं। व्हाई? मैथमेटिक्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स। प्रभाकर सर इज द सोल ऑफ आनंद सर। ये बात स्कूल में ही कहते हैं या कोचिंग में, घर पे नहीं। मुकदमा थोड़े लड़ना है। तो प्यारे जरा ध्यान दें, आपने ये देखा कि P अपान R इक्वल हो गया Q अपान एस के, और इसको थोड़ा और अरेंज करें तो P यहां रोके, Q इधर आएगा तो चला जाएगा अपान में, और R उधर जाएगा तो चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, ये बैलेंस कंडीशन जो है प्रूफ हो गई, जो कि आप यहां देख रहे हैं। तो ये दिख रहा है। अब आप फ्रेम से थोड़ा हट जा रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया गया, इक्वेशन फर्स्ट बना, इक्वेशन सेकंड बना, कंपेयर किया गया, खट से आ गया।
ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या गैल्वेनोमीटर और जो बैटरी है उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या बैलेंस कंडीशन पर फर्क पड़ता है। तो हम लोग ये देखने चाहते हैं कि फर्क पड़ता है या फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो अभी देखिए आपने बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया है, अब हमको बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर नहीं लगाना है। ठीक है, यही ध्यान रखना है। तो प्रूफ करना डिसाइड किए थे इस वाले पेज पे, लेकिन प्रूफ पीछे ही हो गया है तो ये पेज जरूरत नहीं है। आगे आ गए। बैलेंस कंडीशन P upon Q is equal to R upon S of Wheatstone bridge remains same after। अब बड़ी समस्या है। क्या समस्या है भैया कि आफ्टर की स्पेलिंग गलत लिखी है। और आप जो है इतने महान होते हैं कि ये नहीं देखेंगे कि इंसान अच्छा क्या कर रहा है, आप ये देखेंगे है स्पेलिंग गड़बड़ लिखे हैं। बतिया समझे भैया, आपके डर के कारण इसको हम करेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो ध्यान दें। बैलेंस कंडीशन P upon Q is equal to R upon S of Wheatstone bridge remains same after interchanging position of galvanometer and cellular battery। तो ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है और जो सेल या बैटरी है उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन हुआ है ना वो चेंज नहीं होती है, वो P अपान Q बराबर R अपान S ही रहेगी यदि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि साइंस हमको ये सिखाती है किसी की बात पर ऐसे ही थोड़ा बिलीव कर लेना है, वो चाहे सामने वाला संत ही क्यों ना हो, कोई धार्मिक पुस्तक ही क्यों ना हो, जब तक अपने माइंड से जज नहीं करेंगे, हमें लगे या नहीं ये सही मानने लायक है, तब तक नहीं मानेंगे। यदि हमको उसको समझने का क्षमता नहीं है तो अपने लेवल को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी इनजस्टिस होगा। अब सपोज करो आपको फिजिक्स नहीं आ रही है, आप कह दो फिजिक्स नहीं मानेंगे, ये भी गड़बड़ है ना। हमको पहले काबिल बनाना है कि फिजिक्स हम समझ सकें, उसके बाद ना समझ में आए कोई चीज, ये लगे कंट्राडिक्शन है भाई उसको ड्रॉप करें, लेकिन पहले तो अपना लेवल उठाना होगा कि उसको समझने के लिए। यही बात हर जगह लागू होती है। तो मेरे प्यारे, यहाँ भी हमको विश्वास नहीं करना है, हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर हम टेक्स्ट AI लगा रखे हैं, AI करता है बदमाशी लिखते समय। ठीक है, बहरहाल AI से ही लिखा गया है, लेकिन आप जानते ही कोई चीज जो लाभदायक होती है वो नुकसानदायक है। चाकू से फल भी कटता है, सब्जी की गर्दन भी कटती है। ठीक है, मोबाइल से पढ़ लिख भी सकते हो, वेब सीरीज भी दे सकते हो, एवरीथिंग डॉट डॉट, वही आपके डिस्ट्रक्शन का कारण है। सही बोल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्शन होगा तभी तो डिस्ट्रक्शन होगा। हाँ प्यारे, तो भैया ये रही पहली आर्म आपके अपने व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये दूसरी, ये रही तीसरी, और ये रही चौथी। यहां लिखे A, यहां लिखे B, यहां लिखे C, यहां लिखे D, यहां लिखे P, यहां लिखे Q, यहां लिखे R, यहां लिखे S। ध्यान रखना ABCD तो क्रम से रहेगा, लेकिन P Q R S ध्यान रखना है। जैसा कि वादा किए हैं, पहले गैल्वेनोमीटर लगा था B और D के बीच में, अब हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे A और C के बीच में। जब A और C के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिए तो अब हमको सेल लगाना पड़ेगा दूसरे वाले डायगोनल के एंड्स के बीच में, मतलब BD के बीच में, जहां पहले क्या लगा था गैल्वेनोमीटर। अब देखो गैल्वेनोमीटर और बैटरी ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया है। अब भैया यहां से हम करंट लेके चले I1 प्लस I2। अब आप कह सकते हैं I1 प्लस I2 क्यों लेके चले, अरे भैया आगे दो आर्म है, एक में I1 भेज देंगे एक में I2 भेज देंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो पहले से बंटवारा कर रखो जिससे बच्चे बाद में लड़े उड़े ना। और जो जहां से आया है वो वहीं जाएगा। भैया हो I1 प्लस I2 प्लस से निकला था, माइनस में इंटर कर जाएगा, बैटरी से आया था बैटरी में चला जाएगा,
हम आप भी जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है। बूंदें वेपर फॉर्म में समंदर से उठती हैं, बादल बन के जगह जगह बरसती हैं, और फिर नदियां बन के कई सारी, जो कि एक बीच में अलग अलग लगती हैं लेकिन फिर आके समंदर मिल जाती है। जो जहां से आया है वो वही जाएगा नालायक, जान लो। तो भैया हो, I1 आया, अब हम I1 लेके चले गए इधर, अब I2 लेके चले गए इधर। गैल्वेनोमीटर में जाना नहीं है, बेचारे I1 को एक ही ऑप्शन मिलता है, R से जाना। I2 भी गैल्वेनोमीटर में नहीं जाना है, इस बेचारे I2 को भी एक ही ऑप्शन मिलता है, S से जाना। अब फिर इधर से ये आ रहा, इधर से ये आ रहा, फिर मुलाकात होगी, अब मिल के घर चले जाएंगे अपने। ठीक। अब हमको किस प्रूफ करने के लिए केवीएल लगाना होगा, केवीएल के लिए लूप चाहिए, तो हम लूप बना रहे हैं। अब गजब देखो, लूपवा हम जो बनाते हैं ना, जिस शेप का यहाँ रेजिस्टेंस बना होता है उसी शेप बनाते हैं। और लूप में डायरेक्शन लूप की मान ले रहे हैं क्लॉकवाइज, यहाँ भी मान ले रहे हैं क्लॉकवाइज। और क्लॉक एंटी क्लॉक माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लूपवा का नाम लिख दे रहे हैं 1 और 2। ठीक है। अब भैया हम अकॉर्डिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कहां पर, लूप फर्स्ट में, कहां पर, लूप फर्स्ट में। अब जरा देखो, ये जो I1 है ये लूपवा का अपोज कर रहा है। अब करंट जब अपोज करती है लूप का तो प्लस लिखते हैं, लिख दे रहे हैं प्लस। करंट है I1 जा रही है P में, तो I1 P लिख दिया गया। और यहां जो करंट की डायरेक्शन है वो लूप का साथ दे रही है, क्या कर रही है, साथ दे रही है। करंट वा साथ दे तो लिखा जाता है माइनस, तो माइनस लिख दिए। करंट थी I2 और जा रही थी किससे, बोल दिया करो क्यों से, तुम्हारे भरोसे पढ़ाते हैं, इतने काबिल होते तो प्राइवेट स्कूल थोड़े लगे होते और जान दे रहे होते। फिजिक्स आती होती नहीं है, आप ही लोग साथ देते तो पढ़ा पाते हैं, आगे आगे बोला करो। हाँ, नालायक की। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में करंट जा नहीं रही है, करंट नहीं जा रही तो करंट तो है जीरो। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान ले रहे हैं Rg, और प्रोडक्ट आना है जीरो, तो चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस, बराबर हो गया जीरो, क्योंकि किरचॉफ्स रूल में राइट साइड में जीरो लिखते ही है। तो भैया यहां से जरा ध्यान दें, जरा क्या पूरा ध्यान दें, I1P बराबर हो गया I2Q के। तो भैया P अपान Q बराबर हो गया I2 अपान I1 के, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है। अब हम रूल लगाने जा रहे हैं फिर से, किसमें, लूप सेकंड में। और लूप सेकंड देख ही रहे हैं आप। फिर से ये जो करंट है यहाँ पे आर में जो जा रही है, ये लूपवा कर रही है अपोज, करंटवा अपोज करती है तो प्लस, IMFO अपोज करता है तो माइनस, याद रखना उल्टा। अपोज कर रहा है तो लिखेंगे प्लस, करंट है I1 जा रही है R में। ठीक है। अब भैया जो है I2, I2 करंट जो है लूप का दे रही है साथ, साथ देगी तो माइनस, और जा रही है किसमें, यस में, बराबर हो जाएगा जीरो। अब आप कहोगे सर ये वाला टर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं, भैया हो इसमें करंट जा ही नहीं रही है, और जब करंट जीरो है कोई भी रेजिस्टेंस होगा मल्टीप्लाई होगा जीरो आ जाएगा। सर यहाँ तो लिख दिए थे, वहां कहीं क्यों नहीं लिखे, भैया हुआ दिक्कत है, बगल ये डायग्राम बना है, कहाँ से लिखे, जगह नहीं बच रही है, इसलिए नहीं लिखे। तो यहां से I1R बराबर हो जाएगा I2S के। तो भैया हो R अपान, उधर से यस आएगा तो अपान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा I2 अपान I1 के। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। और फ्रॉम, कौन कौन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड।
तो फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड है I2/I1, सेकंड का भी है I2/I1, दोनों का राइट साइड सेम है, तो दोनों का भी लेफ्ट साइड सेम होना चाहिए। P/Q बराबर हो गया किसके? R/S के। इसका मतलब भरोसा कर लो आप कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी या सेल की पोजीशन को इंटरचेंज करने पर बैलेंस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक प्यारे, तो भैया अब आगे चलें। अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं? बड़ी समस्या है। ये एक सर्किट देख रहे हैं, PQRS लिखा है, RG लिखा है, 5 रेजिस्टेंस है, पता ही नहीं चल रहा है कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल है। ये तक दिख रहा है ना? तो भैया तो ये है, ये मान लो हिया लग गया प्लस, हिया लग गया माइनस। अब यहां से करंट तो चली, यहाँ करंट आई भी होगी, यहाँ गई 2 रास्ते में हो गई, फिर आगे गई फिर 2 रास्ते में हो गई, तो सीरीज तो नहीं है। इधर जो करंट गई है वो भी 2 रास्ते में हो जा रही है, तो सीरीज का तो मामला ही नहीं है। अब पैरेलल में क्या होता है, एक जगह अलग हो तो अगले पॉइंट में मिल जाए, या अगले एक जगह अलग हो या अगले पॉइंट फिर से अलग हो जा रही है, अगले पॉइंट पे फिर से अलग हो जा रही है, तो भैया पैरेलल नहीं है। और ना ये सीरीज है ना पैरेलल है, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। और जब सीरीज और पैरेलल ना समझ में आए, भैया एक ही रास्ता है, किरचॉफ भाई साहब की शरण में चले जाओ, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो, इक्वेशन बनाओ, जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, 12-13 मिनट लगाओ। ठीक है। एक तरीका और है, यदि 5 रेजिस्टेंस है ना, तो ढूंढो कहीं बीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। यदि वो बीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, क्या है, बीट स्टोन ब्रिज है, फिर देखो बैलेंस कंडीशन में तो नहीं है। ठीक है, अब जरा देखें क्या ये बीट स्टोन ब्रिज है। इस पॉइंट का नाम हम दे दे रहे हैं ए, क्या दे दे रहे हैं, ए। और ए पॉइंट से यहां पर 2 रेजिस्टेंस निकले हैं, ए से निकला है पी और ए से निकला है आर। ठीक है, और ए नाम दे दिए हैं, और फिर बाद बी आएगा, फिर ए, इसका मतलब सी होना चाहिए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए सी। अब सी से भी 2 रेजिस्टेंस निकले हैं, क्या निकले हैं, 2 रेजिस्टेंस निकले हैं। कौन कौन से निकले हैं, क्यू और यस। ये हो गया क्यू, ये हो गया यस। अब पी वाले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड और क्यू वाले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड एक ही जगह मिला है, इसका मतलब दोनों मिल जाएंगे, जहां मिल गए वो पॉइंट हो गया बी। यहां देखो आर का दूसरा एंड, आर का दूसरा एंड और यस का दूसरा एंड एक ही जगह मिला है, इन दोनों को मिला दो क्योंकि मिले हैं दोनों पहले से ही, इस पॉइंट को मान लो डी। अब जरा देखो आप, आपका ये पी का जो दूसरा एंड था उसको बी मान लिए हो आप, क्या मान लिए हो, यस का जो दूसरा एंड है उसको आप मान लिए हो डी, और बी और डी के बीच में क्या लगा है, आरजी। बी और डी के बीच में क्या लगा दो, आरजी लगा दो। और ए और सी के बीच में क्या लगा दिए हो, गैल्वेनोमीटर। पहचाने इसको, दिक्कत उनसे नहीं है जो जैसे हैं वैसे दिखते हैं, दिक्कत उनसे है जो बहरूपिया हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। बाहर से मीठा मीठा, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, बहुत प्यारा प्यारा बोलते हैं, लेकिन पीछे से पाए तो गर्दन काट दें। और ऐसे लोग भैया बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे भगवान ने बचाए। तो हाँ जरा ध्यान दें, ये पहचान में नहीं आ रहा था। अब क्या निकला, ये बीट स्टोन ब्रिज निकला। क्या निकला, बीट स्टोन ब्रिज। अब जरा ध्यान दो, यदि ये होता अभी 5 और ये होता 10, और ये होता आपका 2 और ये होता 4। ठीक है, तो देखें अभी यहाँ ये पता नहीं चल रहा है कि सीरीज है कि पैरेलल है, ऐसा लग रहा है केवीएल लगाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार बैलेंस कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो भैया P/Q जब निकालेंगे तो हो गया 5/10,
5 आ जाएगा 1/2। और वही से R/S निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 2/4, आ जाएगा 1/2। P/Q बराबर हो गया किसके? R/S के। किसके बराबर हो गया? R/S के। इसका मतलब बैलेंस कंडीशन में हो गया। और जैसे ये बैलेंस कंडीशन में हुआ तो तुरंत इस आर में करंट ही नहीं जाएगी। और इस आर में करंट नहीं जाएगी तो इसको सर्किट से आप क्या करो? हटा दो। सर्किट से इसको जब आप हटा दोगे तो भैया हो, क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रही था, अप्लायंस लगा है नहीं लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहां से करंट चली, जो करंट इसमें गई वही इसमें गई, ये दोनों हो गए सीरीज में। जो करंट इसमें गई वही इसमें गई, ये दोनों हो गए सीरीज में। अब फिर यहां से करंट बटी और यहां जाके मिल गई, फिर आपस में हो गए पैरेलल पे, सॉल्व हो गया। फिर चार्ज रूल की जरूरत ही नहीं पड़ी, इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। भैया कहीं 5 रेजिस्टेंस दिखे तो पहले ये जरूर चेक करो बीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। अब बीट स्टोन ब्रिज है तो बैलेंस कंडीशन में तो नहीं है। अब बैलेंस कंडीशन में है तो प्रभु लगा दो कंडीशन, ठीक है। लेकिन कभी कभी धोखा देते हैं ये लोग, क्या करते हैं? धोखा देते हैं भैया, धोखा। अब धोखे से बच के रहना है। ये क्या करते हैं कि जहां आप 10 लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 10। अब धोखा कैसे देते हैं ये भी देखें, क्योंकि ज्यादा धोखा खाए रहे हैं सब याद रहता है। ये 10 रहेगा, ये कर देते हैं 5। अब आपके मन है 5/10 1/2 और 2/4 1/2, आप ये ध्यान ही नहीं दिए कि पी किधर मानते हैं, क्यू किधर मानते हैं, आर किधर मानते हैं, एस किधर मानते हैं। अब आप बैलेंस कंडीशन लगा दिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। पी है यहाँ पे 10, क्यू है 5, ये आ गया 2, और आर है 2, और यस है 4, ये आ गया 1/2। अब पी अपान क्यू आर अपान यस के बराबर तो नहीं है ना। धोखा देने के लिए ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, होशियार रहना। अब जितना धोखा खाओगे जिंदगी में ना, उतना ही संभलना सीख जाओगे, क्योंकि हर ठोकर चलना सिखाती है। तो प्यारे, ये था बीट स्टोन ब्रिज। एक बार हम लोग पहले पेज चले जाते हैं। जैसे कोई कंपनी गार्डन वार्डन चला गया रहा हो, गाजी चौराहा हो रहा, तो थोड़ा याद आ जाए। तो भैया देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कुछ देख रहे हैं भैया? यहाँ पे कुछ लिखा है, लिखा है ना, तो देखो जो लिखा है। देखो क्या लिखा है? 12th फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? इसमें क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसके हर आर्म में एक एक रेजिस्टेंस होता है। दो डायगोनल में से एक डायगोनल के एंड्स में गैल्वेनोमीटर होता है, दूसरे डायगोनल के एंड्स में सेल या बैटरी होती है। और इस पूरे अरेंजमेंट को हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। इसी के प्रिंसिपल पर कौन वर्क करता है? मीटर ब्रिज। अब इसका मीटर ब्रिज का नाम क्यों है? भैया व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल वर्क करता है इसलिए ब्रिज है। इसकी लेंथ है 1 मीटर, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। ये है क्या, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आगे चले, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताया गया, व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। फिर आगे बात की गई कि यहाँ ऊपर कुछ लिखा था, ये देखें, बैलेंस कंडीशन की बात हो रही है, इसे क्या कहते हैं। फिर बैलेंस कंडीशन को प्यारे प्रूफ कर दिया गया है, ठीक है। केवीएल लगाया गया है। केवीएल में इंपॉर्टेंट क्या है, ये याद रखना कि ये इस पेज का काम पिछले पेज में हो गया था, तो ये पेज खाली रह गया। केवीएल में एक चीज याद रखनी है कि ईएमएफ लूप का साथ दे तो प्लस, करंट साथ दे तो माइनस, अपोजिट माइंड में बैठा लो, ठीक है। तो अब ये बात हुई कि गैल्वेनोमीटर और जो आपका सेल या बैटरी है उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, क्या बैलेंस कंडीशन बदल जाएगी? तो भैया बैलेंस कंडीशन नहीं बदलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पे एक बार फिर से सॉल्व है ये केवीएल लगा के, ठीक प्यारे। फिर आगे बढ़े, आगे आए बीट स्टोन ब्रिज। अभी इतनी मेहनत क्यों किए, इसका फायदा क्या है? भाई अभी ना फायदा क्या, हम आनंद सिंह कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ यदि 5 टू रेजिस्टेंस है, ये समझ में नहीं आ रहा है का सीरीज है का पैरेलल है, तो भैया किरचॉफ रूल लगाने के पहले एक बार चेक कर लेना कि कहीं बीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। अब बीट स्टोन ब्रिज है और बैलेंस कंडीशन में है, तो आपका काम आसान हो जाता है।
क्यों? क्योंकि बैलेंस कंडीशन में एक रेजिस्टेंस आउट ऑफ द सर्किट हो जाता है, फिर रिमेनिंग चिल्ला के बताने लगते हैं भैया हम सीरीज है हमको मत मारो, हमको मत मारो, हम पैरेलल है हमको मत मारो, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल